बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। समझना खाली। देखो ये क्या होता है, हमारा ग्राफीय पेपर हो गया हमारा। ये जो ग्राफ पेपर है ये सबके पास होना जरूरी है। इसका जो लिखावट है पहले ये समझ लो कि इसमें कौन क्या है। इसमें जो तुमको ये दिख रहा है दो लाइनिंग है। एक जो हमारा ये x है ना, यहाँ पर x और x डैश, x और x डैश वाला जो है ये x और x डैश कहलाता है हमको। ये x और ये हमारा x डैश ये कहलाता है हमको, ये कहलाता है x अक्ष। क्या कहलाता है ये कहलाता है x अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है ये x अक्ष कहलाता है। और इधर वाला जो है हमारा ये हमारा x डैश हुआ, और ये वाला जो है हमारा यहाँ हो गया y, और ये वाला हो गया हमारा y डैश। इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। इसको क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। इसके अलावा जो है हमको और इसमें क्या जानना है कि ये जो हमारा y और y अक्ष है और ये जो x डैश y डैश और x डैश, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये वाला जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है y डैश है, और ये जो x डैश रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इसको हम ये भी कहते हैं, ये y डैश को हम लोग खड़ी रेखा भी कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं, खड़ी रेखा भी कहते हैं। और ये x डैश वाला को हम लोग पड़ी रेखा भी कहते हैं। इन वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी कहा जाता है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और इसको बोला जाता है इन वर्टिकल। क्या बोला जाता है, इन वर्टिकल, और इसको बोला जाता है तुमको क्या कहता है, हॉरिजेंटल। इसके बारे में और कुछ जानना जरूरी है, हम इधर लिख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि ये जो डॉट वाला ये जो पेपर दिख रहा है, ये पेपर का नाम क्या है, ग्राफे पेपर नाम है इसका नाम क्या है, ग्राफ पेपर। हम यहाँ पर सब कुछ लिख देते हैं, इधर में हम सब लिख रहे हैं। देखो इस पेपर का नाम है ग्राफ पेपर। इसका नाम क्या है, ग्राफ पेपर। इसमें जो बना हुआ है, इसमें जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, इसमें बनी आकृति क्या कहलाती है, इसमें बनी आकृति कहलाती है आलेख। क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। अब इसमें दो रेखा है, एक x डैश है, दूसरा y डैश है। तो x डैश क्या है और y डैश क्या है, इसके बारे में पहले कंप्लीट रूप से हम लिखते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये जो x और नहीं दिखेगा, ये जो देखो ये भी नहीं दिख रहा। ये जो x डैश है, x डैश है, इसके बारे में सबसे पहला चीज जानेंगे कि x जो है यह क्या है, एक क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। इसके अलावा हम इसके विषय में और क्या क्या कह सकते हैं वो सब हम यहीं पर लिखेंगे। एक तो यह क्षैतिज रेखा है, और दूसरा इसको हम x अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। इसी रेखा को पड़ी रेखा भी
कहा जाता है, पड़ी रेखा भी कहा जाता है। इसको हम लोग इन वर्टिकल रेखा भी कहते हैं, इन वर्टिकल ऐसे पढ़ लेगा ना हिंदी में, इन वर्टिकल रेखा कहा जाता है। ये इसका नाम हुआ, क्या क्या नाम हुआ इसका? इसको हम क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, इसको हम एक्स अक्ष बोल सकते हैं, इसको हम पड़ी रेखा बोल सकते हैं, इसको हम इनवर्टिकल लाइन कह सकते हैं। अब देखो कि इसमें जो मान होता है एक्स का, यानी कि एक्स अक्ष में जो भी बिंदुएं लिखी जाती है, एक्स अक्ष की जो भी वैल्यू होती है, एक्स अक्ष के मान को भुज कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष के मान को क्या कहा जाता है? तो एक्स अक्ष के मान को भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष के मान को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। एक्स अक्ष के मान को भुज कहा जाता है। ये हो गया किसके बारे में? एक्स के बारे में। इसके बारे में हो गया एक्स के बारे में। अब वाई के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो वाई डैश। यहाँ पर देखो जितनी बातें इसके बारे में लिखे उतनी ही बातें इसके बारे में भी लिखे। पहला क्या लिखे हैं? इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो इसको हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे? हाँ, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इसके बारे में और भी वहां पर क्या कहता है कि एक्स अक्ष के बारे में और भी बातों को देखे थे, तो इसके बारे में भी देखो कि इसके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है। इसको वाई अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। और इसको कौन? हाँ, खड़ी रेखा। इसको क्या कह सकते हैं हम? खड़ी रेखा। और इसको क्या बोला जा सकता है? हॉरिजेंटल। क्या बोला जाता है इसको? चलो हिंदी में लिख देते हैं हम। हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोला जाता है इसको? हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है। और जो वाई अक्ष का मान होता है, वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष के मान को क्या कहे थे? भुज कहे थे। देखो एक्स अक्ष के मान को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष के मान को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तुम्हारा यहाँ तक जितनी बातें हमने लिखे हैं इतना काफी है। अब हमको जानना है इसके बारे में कि जब ये ग्राफ को हम जो खींचेंगे, इस चैप्टर में ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस होगा, ग्राफ के बारे में हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें जाननी है। तो देखो ग्राफ के बारे में तुमको यहाँ पर 3 स्थिति के बारे में समझना है। कितनी स्थिति के बारे में समझना है? 3 स्थिति के बारे में समझना, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। यहाँ देखो पहली स्थिति क्या है हमारी? पहली स्थिति यह है कि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश, कहाँ पर? ए और ए डैश पर। देखो एक तो ए पर और दूसरा कहाँ है? ए डैश पर। यहाँ देखो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु कहलाएगा ए, और ये वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? ए डैश कहलाएगा। यहाँ पर भी देखो ये ए है और ये क्या है? ए डैश है। ए डैश और ए, यहाँ पर ए और ए डैश। इसका मतलब क्या है? ये हमको इससे क्या समझना है? हम तुमको एक लाइन में समझा सकते हैं, सब कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे अगर तुमको
ये सब बातें अगर ज़्यादा भारी लग रहा हो या मतलब नहीं समझ में आ रहा हो ज़्यादा, तो तुम सिर्फ क्या याद रखो कि ये जो वक्र है ना, वक्र जो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है इसको परवलय बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? परवलय बोला जाता है। तो तुम इसको वक्र समझो या समझो यह एक टेढ़ी रेखा है। क्या एक टेढ़ी रेखा है? कोई भी रेखा जितना बार एक्स अक्ष को टच करेगा, जितना बार एक्स अक्ष को टच करेगा, उस ग्राफ के लिए जो उस समीकरण का जो जिस समीकरण का वह ग्राफ होगा, उस समीकरण का शून्यकों की संख्या इसके ऊपर निर्भर करेगी। मतलब अगर कोई समीकरण हमारे पास है, यहाँ पर लिखा है ना, एक समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कितने शून्यक होंगे। अगर हमको इस तरह का कोई ग्राफ दिया होगा तो तुम सिर्फ क्या करना, ये जो रेखा दी हुई रहेगी वहां खोजना कि ये रेखा एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है। एक्स अक्ष को जो भी रेखा जितनी बार छुएगा, वह रेखा जिस भी समीकरण को होगा, उस समीकरण का उतना ही शून्यक होगा। नहीं समझ में आया? क्या समझा? ये रेखा मान लो, इस रेखा का हम नाम दे दिए, यहाँ दे दिए P और यहाँ पर दे दिए हम Q। ये P Q रेखा एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है? एक बार यहाँ छू रहा है, दूसरा बार यहाँ पर छू रहा है। तो ये P और Q जिस किसी भी समीकरण का रेखा होगा, उस समीकरण का 2 ठो शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। अगर मान लो कि इस तरह से कोई समीकरण का रेखा है, इतना बार छुआ है, अब इसको तुम गिनती कर लो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम P डैश और यहाँ पर हम मान लेते हैं Q डैश। इसको मान लिए P डैश और इसको मान लिए क्या हम Q डैश। तो देखो ये P डैश Q डैश किसी समीकरण का रेखा होगा, किसी समीकरण का रेखा होगा, और वह रेखा इस ग्राफ पेपर में एक्स अक्ष को 4 बार छू रहा है। कितना बार छू रहा है? 4 बार टच कर रहा है, 4 बार क्रॉस कर रहा है या 4 बार छू रहा है। तो जो भी समीकरण का यह रेखा है ना, उस समीकरण का शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। मतलब ग्राफ में ये वक्र रेखा जो है हमारा, एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा, उतना ही उसकी क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी। समझ में आ गया होगा कि? चलो इसको ना तुम्हें हम वहां बोर्ड पर ले जाकर छोड़ देते हैं। ये तुम्हारा हो गया पहली स्थिति। ये पहली स्थिति हमको जो समझनी है। क्या पहली स्थिति है हमारा? इसके नीचे लिख देंगे हम। पहली स्थिति हमने क्या पढ़ा? हमने जो पढ़ा है हम यहाँ पर लिख देते। तुम लोग क्या समझा? यहाँ पर तुम लोगों ने यह समझा कि ये जो वक्र है वह एक्स अक्ष को 2 जगहों पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु ए पर करती है और दूसरा बिंदु ए डैश पर करती है। कहाँ पर करती है? बिंदु ए पर करती है और दूसरा बिंदु ए डैश पर करती है। यहाँ पर ए पर करती है और फिर कहाँ पर करती है? ए डैश पर करती है। यानी कि यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर दूसरी बार। तो अब हमें क्या इसके विषय में नोट करना है? इसके विषय में हमको नोट यह करना है कि यहाँ रेखा एक्स अक्ष को दो बार स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है? स्पर्श करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी?
4 होगी। छोटा जब पढ़ाते हैं तो कहाँ ध्यान रहता है। हम कहे ये जो हमारा वक्र रेखा है ना, ऐसे जो घूम करके आया है, इसने x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है? 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अगर 4 बार करता 4 होता, 3 बार करता 3 होता। जितना बार टच करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी, यही समझाना चाह रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं। ये पहला स्थिति हुआ। अब ये देखो दूसरी स्थिति क्या लिखा हुआ है। दूसरी स्थिति में लिखा हुआ से तो ऐसे ही तुम लोग समझ सकते हो। यहाँ देख लो क्या लिखा है और क्या दिया है। ये हमारा वक्र रेखा है। ये देखो कि कितना बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को। 1 टाइम यहाँ पर कर रहा है। कितना बार कर रहा है? 2 बार कर रहा है। 1 ही बार कर रहा है ना। कितना बार टच कर रहा है? 1 ही बार कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और थोड़ा सा समझने के लिए एक बात और रह गया ऊपर में। यहाँ देखो इस स्थिति में जब कितना बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है। कितना बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? इस स्थिति में a और a डैश x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक है? 2 शून्यक है। ये जो शून्यक है ना, इसके बारे में अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये कहलाता है, इसका प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? इसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो 3 तरह की होती है। एक होता है d इज ग्रेटर देन 0, एक होता है d इज इक्वल टू 0, और तीसरा होता है d इज लेस देन 0। जब d इज ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है, तब ही 2 मूल निकलेगा। पर कितना निकलेगा? 2 मूल निकलेगा या 2 शून्यक निकलेगा। और वह दोनों शून्यक एक दूसरे से अलग अलग होंगे। एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन, जब d का मान 0 होता है। जब d का मान क्या होता है? 0 होता है। इस स्थिति में जो आंसर हमें मिलता है वह दोनों आंसर एक समान होता है। मतलब 2 समान मूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 समान मूल होते हैं। और तीसरी स्थिति में जब d इज लेस देन 0 होता है। d इज लेस देन 0 होता है। जब d इज लेस देन 0 होता है तो जो भी द्विघात समीकरण हमको दिया होता है उसका कोई मूल नहीं होता, यानी कि उसको हम हल नहीं करते हैं। मतलब हुआ कहने का कि हमको यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि x अक्ष को कोई रेखा कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही हमारा क्या होगा? शून्यकों की संख्या होगी। यह ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, अर्थात एक ही बिंदु पर केवल छू रहा है ना, अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है। इस स्थिति में 1 नंबर हो गया, 1 के 2 बिंदु a और a डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु हो जाता है। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब होता है कि एक ही जैसी समान रेखाएं, एक ही जैसी समान रेखाएं। यहाँ देखो कैसी समान रेखा हो रही है हमारी। जैसे कि यहाँ पर है ना, जो बिंदु पर ये कट रहा है उसी बिंदु पर ये भी कट रहा है। अगर ये दोनों ग्राफ के लिए हम यहाँ पर अंकित कर दें, कोई डिजिट को लगा दें, ये जैसे मान लो 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो इसके लिए इधर में 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम होगा 1 2 3 4, और इसके लिए 1 2 3 4। अब देखो कि ये पहली और दूसरी रेखा के बीच में a है। यहाँ पर भी पहली और दूसरी रेखा के बीच में क्या है? a है। अब अगर इसका मान का बात किया जाए, मान लो हम इधर में भी 1 2 3 ले लिए, इधर भी 1 2 3 ले लिए। ये 1 2 3 4 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ले लिए। ये क्या है? प्लस प्लस। ये क्या है? तो x का मान है माइनस में, y का मान किस में है? प्लस में। इसमें क्या है? y का भी मान माइनस है और x का भी मान क्या है? माइनस है।
इसमें x क्या है प्लस में, y किस में है इसमें माइनस में। तो यहाँ जो a का मान है वह मान प्लस में है या माइनस में है? प्लस में है। a का मान किस में है? प्लस में है। और यहाँ पर किस में होगा, प्लस में कि माइनस में? देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी होगा प्लस में और ये वाला मान भी किस में होगा हमारा प्लस में होगा। तो मतलब दोनों ही मान क्या है, समान है। जब दो बार एक ही मान आता है उसको हम लोग संपाती कहते हैं। अभी सवेरे इतना छोड़ के चले आए हैं, फिर अभी जाएंगे, मौसम को छोड़ के चले आए हैं। हम थोड़ा धूप निकलेगा तब जाएंगे। अब जा रहा है घर में तैयार है, फिर उन लोग को ले जाकर आइए छोड़कर आइए, हम थोड़ा सा धूप निकलेगा तब जाएंगे। समझ में आया तुम लोगों को? कि मतलब हुआ कहने का यह कि जब एक ही मान दो बार आता है, जब एक ही मान दो बार आता है या दो समान वैल्यू आता है किसी समीकरण का, तो हम क्या कहेंगे, उसको संपाती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। ये तुम्हारा कौन सा स्थिति हो गया, ये हो गया तुम्हारा दूसरी स्थिति। ये वाला जो है कौन सी स्थिति हो गया तुम्हारा, दूसरी स्थिति हमारा हो गया कि दूसरी स्थिति हमारा हो गया कि संपाती रेखाएं जब भी होगी वो क्या करेगा, एक ही तरीके के दो जगह प्रतिच्छेद बिंदु तैयार करेंगे। अब देखो तीसरी स्थिति हमारा क्या है। इस स्थिति में a का x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के एक शून्यक है। कौन स्थिति में, जब संपाती रेखा होगा। जब कौन रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। जब संपाती रेखा होगा तो उस स्थिति में, अभी हम तुम लोगों को शून्यक के बारे में बता रहे थे ना, तो यहाँ देखो शून्यक के बारे में दिया हुआ है कि a का x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का केवल एक शून्यक होगा। केवल कितना शून्यक होगा, एक शून्यक। किस स्थिति में, जब रेखा हमारा जब क्या कहता है कि आलेख हमारा क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। लिखा हुआ ना यहाँ पर, ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में क्या होता है, पहला तो एक जो है कि a और a डैश यहाँ पर संपाती होकर एक हो जाता है, और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर कि एक का x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का केवल एक ही शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा। अब यहाँ पर देखो, जिसको पूछेंगे वही बोलेगा। तो तुम खड़ी हो जाओ तो। हाँ, यहाँ पर बताओ कि कोई जो हमारा समीकरण है, जिस समीकरण का ये सपोज दैट हम इसको लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। यह रेखा यहाँ पर आलेख में जो खींचा गया है, तो जिस भी समीकरण के लिए यह आलेख खींचा गया है उस समीकरण का शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तब क्या होगा, नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या। हाँ, ये बात ध्यान रखना। बैठो, क्या हो गया, चूंकि x अक्ष पर कोई काटा ही नहीं है, x अक्ष को कभी छुआ है, x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया, x अक्ष को स्पर्श नहीं किया, x अक्ष को नहीं छुआ, ना ही प्रतिच्छेद किया, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे है, इसलिए यह x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। नहीं काटता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। यह देखो, अतः इस स्थिति में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का कोई शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जितना बार x अक्ष को कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगा उस समीकरण के लिए शून्यकों की संख्या उतनी होगी जितना बार छुएगा। अगर नहीं छू रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई शून्यक नहीं होगा। ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। ये क्या हो गई हमारी तीसरी स्थिति। ये तीन स्थिति हम लोगों को
जानना था। तीनों समझ में आ गया होगा। वन सेकेंड। ये बात को यहाँ पर इंगित करना जरूरी है कि इस समीकरण का कोई शून्यक नहीं होगा। इस स्थिति में इस समीकरण का कोई शून्यक नहीं होगा। शून्यक क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया है ना कि शून्यक क्यों नहीं होगा? शून्यक इसलिए नहीं होगा, शून्यक इसलिए नहीं होगा क्योंकि शून्यक इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी अक्ष को रेखा यहाँ पर नहीं काट रही है। यहाँ पर बिल्कुल ऊपर में है रेखा और यहाँ पर बिल्कुल नीचे में है रेखा। यहाँ भी कोई टच कर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स अक्ष को टच नहीं करता है। तो जब एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का कोई शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब देखो आगे। चलो, इसके लिए बताना है कि ये जो हमारा आलेख यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम तुमको पूछे कि बताओ यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी इस समीकरण के लिए, इस ग्राफ के लिए, अगर हम शून्यकों का बात करें कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तुम बोलो, बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? हाँ, 1 2 3। कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ नहीं छू रहा है, यहाँ पर छू रहा है एक यहाँ और एक यहाँ। इसके लिए शून्यकों की संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु दोनों के लिए आएगा। ये मूल बिंदु है ना, ये दोनों के लिए आएगा, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा बात। अब यहीं पर डायरेक्ट हम पूछ लेते हैं, यहीं से बताओ। ये दूसरा वाला के लिए बताओ कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तुम बोलोगे 1। कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रहा है। यहाँ नीचे से गया है, छुआ नहीं है, ऐसे करता तब होता। चलो देखते हैं और आगे कुछ। अब समझ में आ गया होगा। इसको तुम लोग हल करके बताओ। हम पूछते जाते हैं। समीकरण थी क्या कहता है, तुमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे पास? 6 को दिया हुआ है ग्राफ। कितना ग्राफ दिया हुआ है हमको? 6 ग्राफ दिया हुआ है। 6 ग्राफ दिया हुआ है। इन 6 स्थिति के लिए हमको क्या करना है? शून्यक लिखना है। इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बताओ आवाज। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। तुम लोग प्रदीप, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। बताओ कैसे 2 हुआ? एक तो यहाँ हमको भी दिख रहा है, तुमको दूसरा कहाँ दिख गया? हमको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? तो y और y डैश, इसको क्या कहते हैं? कौन सा अक्ष कहेंगे? हाँ, y अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो y अक्ष को जो छूता है वो भी शून्य का संख्या होता है। किसको छूता है?
एक्स वाला को ना, तो एक्स अक्ष को तो एक ही बार छू रहा है ना यहाँ पर, शून्य का संख्या कितना हो जाएगा? हाँ, एक होगा। कितना होगा? एक। जितना बार एक्स अक्ष को छुएगा, यही बताए हम कि एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है, वही शून्यकों की संख्या होगी। सतीश बताओ, ये वाला जो हमारा दूसरा नंबर स्थिति जो दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ, इस ग्राफ में जो भी समीकरण का रेखा खींचा गया है, उस समीकरण का शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। बैठ जाओ। तुम बोलो तो रोहित, यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि एक बार मात्र यहाँ पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर एक बार कर रहा था, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर भी एक बार कर रहा था, इसलिए इसके भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। लेकिन यहाँ पर 2 बार टच कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ये एक बार टच कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब तुम बोलो तो, यहाँ बताओ तो कितना होगा? 2 होगा। इसको रतौंधी होगी आंख में, दिखाई नहीं दे रहा है? कितना बार दिख रहा है? 3। हाँ, 3 बार। तो 3 ना होगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलो भैया, अब तुम बोलो, तुम बैठ जाओ। अब ये वाला बारे में बताओ कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स इसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या हो गई 4। समझ में आ गया कि जितना बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। चलो अब देखो आगे, ये उसी का प्रश्न का आंसर यहाँ पर पूछा है, तुम लोग इसका हल कर चुके हो। अब ये स्थिति के लिए हम तुम लोगों को, यहाँ देखो प्रश्नावली क्या लिखा हुआ हमारा? 2.1 यहाँ से हमारा प्रश्नावली स्टार्ट होता है। अब बताओ तो, कोई भी तुम लोग इसको बना के तब आंसर दोगे, खाली देखते देखते आंसर दे देगा? देखते देखते हम आंसर दे देंगे ना। सिर्फ तुम बताओ, ये पहली स्थिति के लिए 1 मिनट। देखो, ये पहली स्थिति के लिए हमको क्या करना है? शून्य को इसका बताना है कि शून्य कितने होंगे। 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये होगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये होगा हमारा 6। पहली स्थिति बता नसीर, इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगा। इसका कोई शून्यक नहीं होंगे। क्यों? देंगे, बंद करो उसको। शून्यकों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि एक्स अक्ष को कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं। हाँ, ये जो हमारा यहाँ पर जो रेखा दिया हुआ है, वो एक्स अक्ष को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, कहीं पर भी स्पर्श उसको नहीं करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये दूसरी स्थिति में हमारा जो है, दूसरी स्थिति में जो है हमारा, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि एक ही बार इसको स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ये तीसरा कंडीशन है यहाँ पर हमको दिया हुआ। तीसरा कंडीशन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कितना होगा? हाँ, क्योंकि कितना बार टच कर रहा है? 3 बार टच कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ से लेके एग्जाम का हॉल तक में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ऐसे ग्राफ दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसके शून्यकों की संख्या कितनी है,
तो सिर्फ क्या करना है तुमको, देखना है कि एक्स अक्ष को कोई रेखा कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितना बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। अब बताओ तुम बोलो तो, क्या है तुम्हारा वोल्टेज डाउन हो गया है? कितना होगा? 2 होगा इसके शून्यकों की संख्या, क्योंकि ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें पूरा कंप्लीट रूप से अभी नहीं बताए हैं, कुछ थोड़ा सा रखे हैं हम। ऐसे हम तो बता दिए, तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं किए थे। अगर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 को शून्य हमको मिल रहा है, तो ये दोनों शून्यकों की प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। देखो अगर यहाँ है तो ऋणात्मक होगा, अगर यहाँ है तो ऋणात्मक होगा, यहाँ है तो धनात्मक होगा, और यहाँ है तो धनात्मक नहीं, धनात्मक। हाँ, क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ है तो धनात्मक, यहाँ है तो धनात्मक, यहाँ है तो ऋणात्मक, और यहाँ है तो भी ऋणात्मक। ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। चलो तुम बोलो कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 4 टाइम्स क्या कर रहा है ये? एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा? कितना होगा सुमन? 1 2 और 3। बोलो तो भूलेगा। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसकी कितनी होगी? 4। इसकी कितनी होगी? 2। इसकी कितनी होगी? 3। इसकी कितनी होगी? 1। और इसकी कितनी होगी? 0। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या आता है। बस और नहीं है कुछ, चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 2.3 के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध। शून्यकों और गुणकों में संबंध। शून्यकों और गुणकों में संबंध को जानने से पहले तुम लोगों को थोड़ा सा मतलब कुछ पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या पढ़ना होगा? क्या देखो, हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बहुपद है। आगे तरफ देखो, ये जो गर्दन पीछे हो जाएगा जी, और आगे होगा ही नहीं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको किसी द्विघात बहुपद के लिए, किसके लिए? किसी द्विघात बहुपद के लिए क्या करना है? तो द्विघात बहुपद के लिए हमको करना यह है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। गुणांकों के किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसके लिए हमको पढ़ना है। तो देखो, हमारे पास यह एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के लिए हमें पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? योगफल और गुणनफल जानना पड़ेगा। तो देखो, ये जो x² है ना, उसका गुणांक कौन है? a है। और bx जो है ना, उसका गुणांक कौन है? b है। और c है हमारा अचर। c क्या है हमारा? अचर। ये क्या है हमारा? चर है। ये भी क्या है हमारा? चर है। और ये क्या है हमारा? अचर है। ये क्या है हमारा? अचर है। जब ऐसा हमको दिया हुआ रहेगा तो हमको याद रखना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? तो देखो, मूलों का योगफल होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गया, x का गुणांक लिखना सिर्फ हमको। हाँ, x का गुणांक बट्टे लिखेंगे x² का गुणांक। बट्टे में क्या लिखेंगे? x
स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे ऋणात्मक, चिन्ह क्या लगाएंगे? ऋणात्मक। अब ये देखो कि जो तुम्हारा यहाँ पर x का गुणांक है वह क्या है? x का गुणांक बताओ कौन है? b। तो हम लिखेंगे माइनस b। क्या लिखेंगे? माइनस b। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है तुम्हारा? a। तो यहाँ पर लिख दो a। अब तुमको क्या याद रखना है? मूलों का योगफल बराबर माइनस b बट्टे a होता है। क्या याद रखना है? मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस b बट्टे a होता है। इसको एक और चीज याद करना पड़ेगा, हम यहाँ पर उसको अच्छा से लिख देते हैं। देखो तुमको क्या याद रखना है? तुमको अब याद रखना है यह कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, या इसको पढ़ते हैं अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं बीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। अब ये सूत्र आ गया हमारे पास कि मूलों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b बट्टे a होता है। माइनस b बट्टे a होता है। ये याद कर लेना क्या कि मूलों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टे a होता है। माइनस b बट्टे क्या होता है? a होता है। ये तुमको याद रखना चाहिए, याद रखना है। और दूसरा हमको क्या करना है? अब देखो दूसरा यहाँ पर हम क्या लिखे? मूलों का योगफल। अब एक और आएगा हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखो मूलों का गुणनफल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर अचर पद कौन है तुम्हारा? c है। अचर पद कौन है? c है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? a है। इसका मतलब हुआ कि हमको मूलों का जो गुणनफल है वो c बट्टे a होता है। अब क्या याद रखना है हमको? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a होता है। इतना याद करना। ठीक, तुम लोग ये जो लिख दिए हैं इसको कंप्लीट रूप से कर लेगा। क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई द्विघात बहुपद हो तो मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस b बट्टे a होता है। और मूलों का जो गुणनफल होता है वह हमारा c बट्टे a होता है। ये कंप्लीट याद कर लेना।